सुप्रभात, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने एक संगठन का गठन किया है। विधानसभा में बैठक कर 35 पूर्व विधायकों ने एक संगठन बनाया है और इस संगठन में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी के पूर्व विधायक शामिल हैं। पूर्व विधायकों के संगठन बनाने से उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। लखीराम जोशी को उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। लखीराम जोशी त्रिवेंद्र सरकार में कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल चुके थे। अब पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो गया है। जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल करना इस ग्रुप का, इस संगठन का मकसद है। विधानसभा में बैठक कर 35 पूर्व विधायकों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी के पूर्व विधायक शामिल हैं और इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। लखीराम जोशी को उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें, इस तरीके से एक और नया मोर्चा खुलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरा अपडेट उनसे लेंगे। पंकज, क्या समझा जाए कि ये तीसरा मोर्चा आने वाले किसी सियासी भूचाल की आहट है या फिर इसका मकसद कुछ और है? गुंजन, देखिए, जिस तरह से पूर्व विधायक संगठित हो रहे हैं उससे ये साफ कहा जा सकता है कि उससे जो राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड में, खासकर जो भाजपा और कांग्रेस है, उनकी टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि दो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। पहला निकाय चुनाव होगा जो अगले साल प्रदेश भर में होने जा रहा है। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है वो होने वाला है। अगर सारे विधायक संगठित होकर चुनाव में अगर दस्तक दे देते हैं तो ये भाजपा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी ये जो संगठन बनाया जा रहा है, ये पूर्व विधायकों का जो पूरा संगठन है, ये इसलिए भी तैयार किया जा रहा है ताकि जो प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो जब वो विधायक रहे थे उसके दौरान जो उन्होंने काम अपने विधानसभा क्षेत्रों के दिए थे वो नहीं हो पाए हैं, उनको वो एक संगठित होकर सरकार के सामने रख सके, पेश कर सके कि उन कामों को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें यह भी है कि जो पूर्व विधायक हैं उनको ये ऐसा भी लग रहा है कि उनकी संगठन स्तर पर, चाहे भाजपा कांग्रेस में हो या सरकारी स्तर पर, उनकी पूछ नहीं हो रही है। वो पूर्व विधायक हो गए हैं, इसलिए उनको बहुत बड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए वो एक संगठित रूप में होकर पूरी तरह से अब सरकार के सामने और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर अब अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं। जनवरी में एक बहुत बड़ी बैठक सभी पूर्व विधायकों की होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात गुंजन मैं ये बता दूं कि प्रदेश भर में तकरीबन 148 पूर्व विधायक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अपने अपने काम कर रहे हैं और भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, बसपा से वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे विधायक हैं जो संगठन में, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, यूकेडी में हो या बसपा में अहम पदों पर भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर अलग अलग संगठन में मौजूद हैं वो, तो कैसे संगठन को आगे लेकर जाएंगे। क्या वो जो अभी संगठन है उसको छोड़ेंगे, उससे इस्तीफा देंगे, तब वो अपने संगठन में अपनी तरह से पूरी तरह दस्तक देंगे? क्योंकि जो विधानसभा में उनके अगर ये विधायक एक साथ मिलते हैं तो क्या ये अपनी उस पार्टी को छोड़ेंगे या इस संगठन का हिस्सा बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस सब पूरे मामले को लेकर विधायक का दरअसल क्या कहना है वो जरा आप सुनिए। ये अभी तो लगभग 30 से 35 विधायक आज हमारी बैठक में आए थे। विधानसभा में हमने बैठक आहूत की थी और बहुत जल्द हम प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों से संपर्क करेंगे और जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है उसकी तैयारी में जुटे। और पंकज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से विधायक जी कह रहे हैं कि हमने बैठक की है और उसके बाद हमारा जो पूरा प्लान है वो जनवरी में एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या इसका मतलब समझा जाए जनता के मुद्दे उठाना मकसद है या फिर अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी है और वो इस तौर पर बाहर आएगी? देखिए, कई ऐसे पूर्व विधायक हैं गुंजन जो संगठन से भी नाराज हैं और सरकार की तमाम चीज़ों को लेकर भी नाराज हैं। इसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस की है। कांग्रेस की तो नाराजगी वाजिब है, लेकिन भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वो, क्योंकि उन्हें संगठन में पद नहीं दिया गया है और वो हार भी चुके हैं और कई लोगों के टिकट भी कट गए थे, तो ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उनकी संगठन और सरकार से नाराजगी है। क्या वो उन ज्वलनशील मुद्दों को भी उठाएंगे जो कांग्रेस उठाती है, या फिर तमाम ऐसे मुद्दों को उठाकर सरकार के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे जो जनहित के मुद्दे हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण
सवाल होगा। अब जनवरी में एक बड़ा अधिवेशन हो रहा है। पहला प्लान संगठन ये करने जा रहा है कि सभी जिले स्तर पर प्रभारी तैयार करेंगे, पहले प्रभारी बनाए जाएंगे और वो प्रभारी हर जिले में जाकर पूर्व विधायकों से संपर्क साधेंगे। प्रदेश के जो 148 पूर्व विधायक हैं उनसे पहले संपर्क साधा जाएगा। ये 1 महीने का दौर होगा, पूरा दिसंबर का महीना इसी में लगाया जाएगा और सभी विधायकों से संपर्क साधकर फिर एक संगठन तैयार किया जाएगा। और जो ऐसे पूर्व विधायक हैं जो किसी भी तरह से एक्टिविटी में नहीं है या वो पूर्व विधायक हो गए या उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो उन ऐसे विधायकों को संगठन में लाया जाएगा, उनसे फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ऐसा भी संभावना जताई जा रही है कि अगर सभी विधायक संगठन होते हैं और सभी विधायकों की एक राय बनती है तो 148 विधायकों का बहुत बड़ा संगठन बन सकता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कई गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में गुंजन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि यदि सभी 150 के करीब जो विधायक हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर ये 150 विधायक एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। मुद्दे क्या उठाए जाएंगे, कहीं ये जो मौजूदा सरकार है उसके लिए परेशानी तो नहीं खड़ा करेंगे? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब जनवरी में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रहने वाले हैं। आज केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग के बाद सीएम धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए दिल्ली में भी कोई भी चुनाव होता है तो उत्तराखंड के बड़े नेता मुख्यमंत्री प्रचार करने आते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड वासियों का दबदबा है। सीएम धामी पहले भी प्रचार करने के लिए आते रहे हैं और इस बार फिर चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के लोग रहते हैं जो यहाँ के वोटर भी हैं। दिल्ली की राजनीति में ज्यादा भागीदारी चाहते हैं। उनके बीच राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे तो हैं ही, साथ ही कुछ खास मांगे भी हैं जिसको लेकर वो मुखर रहते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर देखें तो ठीक है, उत्तराखंड के लोग बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का इस तरीके से जाना, कहीं कोई और संकेत तो नहीं है? क्या इसके मायने हैं? क्या वजह सिर्फ इतनी ही है कि उत्तराखंड के लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं और जो मतदाता भी हैं? जी देखिए, अगर बात किया तो दिल्ली में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और इस बात करें तो 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से कई लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, जिनमें स्टार प्रचारकों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी दिल्ली के अंदर रहती है, तो लिहाजा उनको बीजेपी के पक्ष में आकर्षित करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की लगातार ड्यूटी लगाई जा रही है चुनाव प्रचार में। अगर बात करें तो बीते दिनों भी उनकी ड्यूटी लगी थी 20 नवंबर को, जब वो आए थे दिल्ली में और रोड शो में शामिल हुए थे। उसके बाद आज फिर उनकी ड्यूटी लगी है। इनकी ड्यूटी अगर बात करें तो आज भजनपुरा साइड पे लगी हुई है, जहां पे जाकर के वो तमाम सारे निगम पार्षदों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये शाम के वक्त में उनकी 3 वहां पे प्रचार लगाया गया है, 3 रोड शो लगाए गए हैं, जहां पे वो अलग अलग पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जाके प्रचार करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो उत्तराखंड सदन में मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद है। तो लिहाजा जिस तरीके से बीते दिनों उत्तराखंड के अंदर सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं देखा गया, सरकार और उसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बीच में कहीं ना कहीं बयानों को लेकर के तल्खी देखी गई और उसके बाद SLP प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से तमाम सारी चीजें सामने आई, उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि आला कमान भी चाहता है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए और सरकार और संगठन के बीच में समन्वय रहे, आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो। लिहाजा इस पूरी जिम्मेदारी इसकी प्रभारी दुष्यंत गौतम को दी गई है कि वो तमाम सारे नेताओं से बातचीत करें और नेताओं को ये समझाएं कि इस तरीके से बयानबाजी या इस तरीके से कृत्य सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद आज प्रभारी के साथ बैठक हो सकती है 3 नेताओं की, जिसमें आगे की लेकर रणनीति तैयार हो सकती है और इसके बाद शाम को फिर एमसीडी के प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटराइज्ड फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करने के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और अन्य परिवहन से जुड़े संघ परिवहन विभाग के फैसले से नाराज हैं और इसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी हो रही है। महासंघ का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वाहनों का कंप्यूटर फिटनेस कराना संभव नहीं है, जिसे देखते हुए वाहनों की फिटनेस टेस्ट पूर्व की तरह किए जाने चाहिए। तो परिवहन सचिव का घेराव करने की पूरी तैयारी है। कंप्यूटराइज्ड फिटनेस अनिवार्य करने के खिलाफ हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी और विक्रम मालिक एकजुट हो गए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार से फैसला वापस लिए जाने की मांग की और आज परिवहन मुख्यालय घेराव करने का भी ऐलान किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो हमारे कॉमर्शियल वाहन
छोटे बड़े डीजल से चलित हैं, वो ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, ट्रक, बस, इन सभी के लिए जो 10 साल पुरानी गाड़ी बाहर करने का जो नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और दूसरा जो फिटनेस सेंटर पूरे गढ़वाल का एक बना रहे हैं, अब पूरे गढ़वाल से अगर गाड़ी आएगी, नारसन बॉर्डर से गाड़ी फिटनेस कराने आएगी, अगर एक पॉइंट भी कमी रहेगी तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी उधर ही। जो है देहरादून मुख्यालय के लिए कूच करेंगे जो परिवहन संबंधित है। हम कहते हैं कि हम बड़ी गाड़ी वाले ट्रांसपोर्टर हैं, जो हमारे छोटे ऑटो रिक्शा विक्रम वगैरह वाले हैं, वो जो हमारे भाई हैं, उनके भी पेट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एकदम तालिबानी फरमान घोषित कर दिया कि तुम्हें 10 साल पुराने वाहन जो है तुरंत हटाने हैं, या तो नए लेके आओ या इसको जो है आगे इसमें CNG वगैरह में कन्वर्ट करो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तुंगनाथ जाने वाले पर्यटकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के कर्मचारी उम्र के मुताबिक उनसे अवैध वसूली कर रहा है। कपाट बंद होने के बावजूद तुंगनाथ धाम में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। तुंगनाथ के बाद पर्यटक चंद्रशिला पहुंच रहे हैं। तो पर्यटकों की ओर से कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। अवैध वसूली का आरोप पर्यटक लगा रहे हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग पर यह आरोप लगा है। वहीं पौड़ी में 5 साल के बच्चे की जान लेने वाला गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार फंस गया। 22 नवंबर को इसी गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे की जान ली थी, जिसके बाद से ही ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे थे। वहीं रुद्रपुर नगर निगम के CBG प्लांट में कुछ महीने बाद गीले कूड़े का निस्तारण कर बायोगैस निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। प्लांट निर्माण के लिए कंपनी की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 6 महीने बाद शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तो युद्ध स्तर पर लगातार काम चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 6 महीने के बाद जो हालात बने रहते थे कूड़े को लेकर, उससे निजात जरूर देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोगों ने जो प्लांट CBG प्लांट लगाने जा रहे हैं, इस प्लांट में गीला कचरा आएगा। उस गीले कचरे से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस से फिर जैसे जस्ट लाइक उसको हम CNG के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के। वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। ADG ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि ड्रग्स के मामलों पर तत्परता से काम किया जाए। इसके साथ ही महिला अपराध, साइबर क्राइम जैसे मामलों पर खास फोकस रखा जाए। उत्तराखंड पुलिस का हमारे जो 4 ट्रस्ट एरिया है, खास करके पार्टों में NDPS, साइबर, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक, इसमें हमने हमारी जो डेटा वगैरह उन्हें चेक कर ली है। तो अल्मोड़ा पुलिस अच्छा कर रहा है, और भी अच्छे करने की ज़रूरत है। हमने NDPS एक्ट में जो आमतौर पे हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो कमियां करते हैं, उसमें थोड़ा सेंसिटाइज कराया गया कि भाई उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, हमारे केसेस का। आगे बढ़ते हैं। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य तरह की हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चियों की मदद के लिए डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल कल्याण समिति ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रोजेक्ट निधि के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4039 और 05946-297-101 जारी किया गया है। प्रसून जोशी ने इसकी शुरुआत की है। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज होने वाली पीड़ित की शिकायत के आधार पर उत्तराखंड पुलिस आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करेगी, जिसके बाद पीड़ित को इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। शिकायत दर्ज करवाने वाली पीड़ित की पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। वहीं पुलिस के सहयोग से इन्वेस्ट एक्सपर्ट राज भट्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ईमेल के माध्यम से भी महिलाएं सहायता ले सकती हैं। सामाजिक जरूरतों को देखते हुए महिलाओं के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। महिलाएं शारीरिक शोषण, शारीरिक हिंसा जैसे मामलों में इन नंबरों पर कॉल करके सहायता ले सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 05946297-101। इसके साथ ही दूसरा नंबर 1800-180-4039। ये टोल फ्री नंबर जिन पर फोन कर आप सहायता ले सकते हैं।
ये बेसिकली हेल्पलाइन है जहाँ पे किसी ने अगर मोलेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट फील किया है, उनको ये हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं। और ये ब्रिज है हमारी पुलिस और विक्टिम के बीच में, क्योंकि अगर आज हमको किसी को अगर विक्टिम को आज डायरेक्टली पुलिस में जाने में संकोच होता है, तो ये पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसमें हमारा पुलिस से इंडिपेंडेंट नहीं है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।